करते हैं बाजार के। विकास खेमानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब। विकास, गुड मॉर्निंग। ईटी नाउ स्वदेश पे स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे आईटी स्टॉक्स के बारे में बातचीत करना स्टार्ट करूंगा। मुझे याद है आप आईटी में बुलिश हो गए थे, क्वाइट अहेड ऑफ द कर्व। अभी लास्ट कुछ दिनों से जिस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं, एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि ये मार्जिन प्रेशर काफ़ी ज़्यादा फेस कर रहे हैं आईटी कंपनीज वेज बिल को लेके। क्या वैल्यूएशंस, क्या ये लॉन्ग आईटी ट्रेड अब मीडियम टर्म में कहीं थमता नजर आ रहा है? जी देखिए, कोई भी एक सेक्टर जो आप पिछले अगर अपना अगस्त 20 से लेके देखेंगे, पोस्ट पेंडेमिक से देखेंगे, तो आईटी सेक्टर के जो शेयर हैं वो 4 से 5 गुना तक हो गए हैं। तो कोई सेक्टर में जब 2 साल के अंदर इतनी बड़ी रिटर्न बनती है तो उसके बाद में बड़ा स्वाभाविक सा है कि उसमें कंसोलिडेशन होगा, करेक्शन होगा। और जो हम पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि जो डिमांड एनवायरनमेंट है वो एक स्ट्रक्चरल चेंज है। वो अगले 5-7 साल तक रहने वाला है। एटलीस्ट 5 साल तो दिख रहा है, उसके बाद का पता नहीं। क्योंकि दुनिया की सब जो कंपनियां हैं उनको डिजिटाइजेशन, क्लाउड माइग्रेशन पे जो खर्चा करना पड़ेगा वो आज एक मस्ट है। उस डिमांड एनवायरनमेंट में कोई चैलेंज आज भी नहीं है। आप जैसे किसी भी कंपनियों के नतीजे और उनके कमेंट्री सुनेंगे तो यही हर कंपनी ने यही कहा है कि डिमांड एनवायरनमेंट काफी स्ट्रांग है। सबकी गाइडेंस जो है वो भी 15% से ऊपर है। तो अब और किसी ने ये भी नहीं कहा कि हमारे मार्जिन नीचे जाएंगे। तो अब उसके बावजूद भी अगर मार्केट एक नैरेटिव बना लेता है तो उसमें उसका हो सकता है कोई कारण है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कॉस्ट प्रेशर्स नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आईटी के सैलरीज नहीं बढ़े हैं, उससे आप भविष्य कर सकते हो आप। पर ये जो कंपनीज हैं, इतनी बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, इन्होंने ये सब साइकिल पहले भी देखी है। चाहे वो करेंसी मूवमेंट को लेके हो, चाहे वो एट्रिशन को लेके हो। तो मुझे लगता है कि अगले 3-6 महीने में सारे के सारे सेटल हो जाएंगे। और जो डिमांड एनवायरनमेंट है वो अभी भी काफी स्ट्रांग है। अभी प्राइस हाइक्स हो रहे हैं तो उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो अगर प्राइस हाइक हो रहे हैं और कॉस्ट भी बढ़ रही है तो मार्जिन तो मेरे स्टडी रहेंगे। सो और आप देखेंगे तो सारी की सारी आईटी कंपनीज जो हैं अभी काफी करेक्शन के बाद में एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे भी आ गई हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई इसमें घबराने की बात नहीं है, रिस्क नहीं है। हाँ, थोड़ा हो सकता है कंसोलिडेशन हो, वो कोई भी एक सेक्टर के लिए स्वाभाविक है। राइट, फेयर पॉइंट, बिल्कुल सही बोला आपने कि स्ट्रक्चरल आर्ग्यूमेंट चेंज नहीं हुआ है, बट काफी गेन्स के बाद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग स्वाभाविक है। आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं इस समय मार्केट के एनवायरनमेंट को? कहां पे आपको कंफर्टेबल रिस्क रिवॉर्ड नजर आता है? जी, आई थिंक मुझे लगता है कि देखिए आज का समय जो है थोड़ा-सा एक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वॉर को लेके, चाइना में लॉकडाउन है उसको लेके सब जगह एक बनी हुई सिचुएशन है। यूएस में स्पेशली इन्फ्लेशन काफ़ी 8 से 9% के आसपास पहुँच गया है, जो काफ़ी चिंता का विषय है। और हो सकता है कि उसकी वजह से फेड को एक थोड़ा पैनिक रिएक्शन भी करना पड़ सके। सो ये सब चीज़ें हमको आने वाले समय में देखनी पड़ेगी। तो जिस तरह से मैं इन्फ्लेशन का माहौल देख रहा हूँ, आई थिंक थोड़ी हेडविंड्स मार्केट में ज़रूर नज़र आ रही हैं। हो सकता है उसकी वजह से आने वाले 3 महीने, 6 महीने में मार्केट एक कंसोलिडेशन रेंज में बना रहे। और जब ये जैसे-जैसे क्लैरिटी आएगी इन सब मुद्दों पे, या तो इन्फ्लेशन नीचे आए या फिर फेड का क्या रवैया रहता है, उसके बाद में एक नया दौर चालू होगा मुझे लगता है। तो तब तक आई थिंक मार्केट एक नैरो रेंज में रह सकता है, तो कॉशन रहने की ज़रूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं है। पर जो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में जो इंडिया का अपॉर्च्युनिटी है, आउटलुक है, वो एक बहुत ही अच्छी जगह पे है। कोई भी आर्गुमेंट वो बदले नहीं है। इनफैक्ट जो जितनी भी आज की जो अनिश्चितताएँ और chaos बना हुआ है अक्रॉस द ग्लोब, उसमें से कहीं न कहीं इंडियन इकोनॉमी को फ़ायदा ही होता है। तो अगर इकोनॉमी को फ़ायदा होता है तो वो आगे न पीछे मार्केट में और मार्केट कैप में और इंडेक्स में रिफ्लेक्ट करता ही है। ओके, ठीक है। विकास, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि मार्केट एक कंसोलिडेशन की रेंज में रह सकता है, ये कंसोलिडेशन का फायदा किस सेक्टर को मिल सकता है सच? क्या ये फार्मास्यूटिकल्स को मिल सकता है अगले 6 महीने के लिए? अगर जैसे आते हैं ना लोग 6 महीने के लिए क्वार्टर्स के लिए, तो क्या फार्मास्यूटिकल्स में जा सकते हैं? वो अभी उसके कुछ तेजी भी दिख रही है और सीरीज भी ठीक है और रोल ओवर भी अच्छे हुए आगे चल के। सकता है फार्मा में, मतलब क्योंकि एक डिफेंसिव सा सेक्टर है, तो और कोई बहुत ज्यादा परफॉर्म भी नहीं किया है कुछ पिछले 2-3 सालों से, तो हो सकता है एक उसके अंदर थोड़ा इन्वेस्टमेंट लोग कर सकते हैं।
पर हमें लगता है कि आई थिंक बैंकों के अंदर रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा ज्यादा बेहतर है। उसका कारण ये है कि थोड़ा सा माइल्डली इन्फ्लेशनरी जो एनवायरनमेंट है वो बैंकों को फायदा पहुंचाता है, उनका नफा जो है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी करता है। तो वो एक अभी तक मार्केट्स में मुझे लगता है कैप्चर नहीं हुआ है। सो हो सकता है आने वाले इस साल में बैंकिंग सेक्टर के शेयर थोड़े बेहतर करें बजाय दूसरे दूसरे सेक्टर्स के। सो एक सेक्टोरल रोटेशन चलता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ-जहाँ कॉस्ट प्रेशर बने हुए हैं, वो अंडर परफॉर्म करेंगे। कैपिटल गुड्स हो सकता है थोड़ा अंडर परफॉर्म करे क्योंकि कॉस्ट प्रेशर अभी भी बना हुआ है। जबकि डिमांड एनवायरनमेंट काफी स्ट्रांग है बट कॉस्ट प्रेशर्स का अभी भी बना हुआ है। सो आई थिंक ये सबको ध्यान में रखते हुए ही देखना चाहिए। आईटी सेक्टर मुझे तो लगता है करेक्शन के बाद में काफी अट्रैक्टिव हो गया है। कुछ शेयर्स हैं जो 20 टाइम के पीई पे मिलते हैं जिसका 100% फ्री कैश फ्लो है, 4% डिविडेंड यील्ड है, 15% से 20% की ग्रोथ गाइडेंस है। ऐसे जब आपको दिखते हैं तो मुझे लगता नहीं कि कोई डाउनसाइड है, शायद मुझे अपसाइड ही ज्यादा नजर आती है। विकास, फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड सीईओ फोर्ड मोटर कंपनी एलन मुलालिन ने ये बात कही थी कि लॉन्ग टर्म में कोई भी कंट्री सक्सेसफुल नहीं हो सकता अपने मैन्युफैक्चरिंग, एक वाइब्रेंट और स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बिना। आपकी क्या व्यू है? आप अपने पोर्टफोलियो में मैन्युफैक्चरिंग थीम को और जो पीएलआई रिलेटेड ट्रिगर्स गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है बूस्ट, उसको कैसे कैप्चर कर रहे हैं? किस डायरेक्शन में आपने अपने मैन्युफैक्चरिंग बेट्स ले रखी हैं? तो अजय, जैसा आप हमारी इस विषय पर शायद पहले भी कई बात हुई, हम इस पर्टिकुलर विषय पे पिछले 1.5 साल से ऊपर से ही काफी बुलिश हैं। हमने ये ट्रेंड मैन्युफैक्चरिंग में जो बदलता हुआ है वो काफी हद तक नोटिस किया था और हमें लगता है कि ये आने वाले 5-7 सालों की एक बड़ी ट्रेंड है। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में एक हिस्टोरिकली इग्नोर्ड सब्जेक्ट रहा है। हमारी इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी खाली 16% है पूरी जीडीपी का, जो एक इतने बड़े देश के लिए जिसको कंजम्पशन है, हाई यंग पॉपुलेशन है, ये बहुत ही खतरनाक विषय है। तो आई थिंक अच्छी बात ये है कि ये एक चेंज हो रहा है। सरकार ने काफी ऐसे कदम उठाए हैं जिसमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले। दूसरा, चाइना प्लस वन की वजह से काफी जो कंपनीज हैं वो बाहर चाइना से जो आउटसोर्स कर रही हैं, वो अभी बाहर में दूसरी जगह ऐसे स्रोत देख रही हैं जहां से वो अपना आउटसोर्स कर सके। तो इंडिया एक बहुत बड़ी उसकी डेस्टिनेशन बनेगी, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। और इंडिया की कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी चाइना की बनस्पत काफी बेटर हो गई है। तो अगर ये सब कॉम्बिनेशन को देखें तो ये जो हमारी जीडीपी है 450 बिलियन की, ये $1 ट्रिलियन अगले 5 साल में हो सकती है। तो जब जब इस तरह की एक गति कोई भी सेक्टर में आती है तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा मार्केट में भी होता है, मार्केट कैप में भी होता है। हमारे एक स्पेसिफिक स्कीम भी है जिसको हम खाली मैन्युफैक्चरिंग में ही इन्वेस्ट करते हैं और हमारे नॉर्मल फंड के अंदर भी हम वहाँ पे थोड़े ओवरवेट हैं। और ये सब अक्रॉस ऑटो कंपोनेंट, एपीआईज, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, डिफेंस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, काफी एक बहुत बड़ा दायरा है जिसमें इंडिया को इसमें फायदा होगा। और हर 2-3 महीने में ऐसा ही कोई क्षेत्र नजर आता है कि जहाँ पे इंडिया की ये अपॉर्चुनिटी नई ऐड होती जा रही है, जैसे फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग हुआ, टॉय मैन्युफैक्चरिंग हुआ, तो ये सब नजर ऐड होती जा रही है। तो मुझे ये लगता है कि ये एक बड़ा चेंज है जो आने वाले 5 से 7 साल तक बना रहे। पॉइंट, ये आपने अच्छा सवाल का जवाब दिया मैन्युफैक्चरिंग पे। इसी से रिलेटेड एक क्विक फॉलो अप विकास, वो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में हालांकि स्ट्रक्चरल आर्ग्यूमेंट बहुत स्ट्रांग है, बट मीडियम टर्म मामला मार्जिन प्रेशर का और रॉ मटेरियल कॉस्ट, सप्लाई बॉटलनेक्स, इन सब का बहुत मामला स्ट्रांग हो गया था और दिक्कत हो गई थी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कितनी प्रोबेबिलिटी आप असाइन करेंगे कि वर्स्ट ऑफ मार्जिन प्रेशर्स वो बिटवीन ये क्वार्टर और नेक्स्ट क्वार्टर के बीच में कहीं ना कहीं पीक बन जाएगा और बहुत लंबे टाइम तक ये शायद सस्टेन ना करे, इशू चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी? आपको लग रहा है वो चांसेस हैं? बिल्कुल सही। देखिए, कोई भी सप्लाई चेन के अंदर अगर कोई डिस्ट्रप्शन आती है, चाहे वो रॉ मटेरियल को लेके आती हो, ये सब टेम्पररी एंड शॉर्ट लिव्ड होनी पड़ेगी। आपको जो मद्देनजर रखना है वो ये है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंटैक्ट है कि नहीं, लॉन्ग टर्म आपके जो पिलर्स हैं उसको इंटैक्ट है कि नहीं है। इसमें ये इस साल भी क्वार्टर में मार्जिन के प्रेशर आएंगे, आने वाले 5 साल में और भी कई बार आएंगे, अलग अलग तरीके से आएंगे, अलग अलग कारणों से आएंगे। उसमें मुझे कोई ये शंका नहीं है। अच्छी बात यह है कि ये सब बिजनेस में
जितने भी प्रेशर्स आते हैं पास ऑन होते हैं, बिकॉज ये मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग जो होती है B2B होती है, इवेंचुअली B2C होती है। तो ये कहीं ना कहीं पास ऑन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर जब कॉस्ट बनाने की बढ़ गई तो कंज्यूमर को तो देना पड़ेगा। और ये बात है कि अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हो सकता है कि इन्फ्लेशन की वजह से थोड़ा डिमांड स्लो डाउन हो जाए। तो वो एक हो सकता है अगले 6-8 महीने में हमको थोड़ा सा नजर आ जाए। पर इवेंचुअली इंडिया जिस तरह की यंग पॉपुलेशन है, और हम लोग जो पूरे बाहर के देशों में जो चाइना से शिफ्ट होके हमारे पास आ रहा है, वो बनाने के लिए उसका इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि ये सब पास ऑन होना ही है। तो आप 1-2 क्वार्टर के लिए हो सकता है आपको इम्पैक्ट हो जाए, पर ये स्ट्रक्चरली डैमेज करने वाली कोई चीज नहीं। ऑलराइट, ठीक है। मॉर्निंग विकास, प्रियंका ये एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि आप रिलायंस में अभी यहाँ से और कितनी वैल्यू क्रिएट होते हुए देखते हैं, जाहिर तौर पर या फिर आपको लगता है ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि जीआरएम जिस तरह से सुधर रहे हैं पिछले क्वार्टर से, तो ऑन अ स्ट्रेच दीज आर 2 क्वार्टर्स जहाँ पर हम इम्प्रूव जीआरएम देख रहे हैं, और एवरेज आई थिंक 4% ईपीएस का फर्क पड़ता है अगर $1 जीआरएम रिलायंस का इम्प्रूव होता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है यहाँ से अब तक अभी और कितनी अपसाइड बाकी है? आई थिंक रिलायंस एक काफी बढ़िया कंपनी है। इसके जितने भी सेगमेंट हैं उनमें सब में एक टेलविंड है। आप देखेंगे तो जैसे कि आपने बताया कि रिफाइनिंग मार्जिन पेट्रोकेमिकल साइड में भी एक बहुत बड़ी तेजी आई है, और दूसरा आप देखेंगे तो दुनिया में बिकॉज ऑफ ESG कोई भी एक रिफाइनिंग में और कार्बन उसमें कोई इन्वेस्टमेंट पिछले 5-7 सालों में नहीं हुआ है, जबकि डिमांड तो बढ़ी रही है। तो हम एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे रिफाइनिंग कैपेसिटी के शायद एक शॉर्टेज भी नजर आए। तो ये जो अगले 2-3-4 साल का माहौल है, जब तक ऑल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी वायबल नहीं हो जाती है, तब तक रिफाइनिंग काफी एक बहुत ही गोल्डन पीरियड के अंदर रहेगी। तो उसका फायदा रिलायंस को सबसे ज्यादा होना है, क्योंकि उनका क्रूड दे कैन प्रोड्यूस द हेवीएस्ट क्रूड, तो वो एक उनका फायदा होना है। बट आप टेलीकॉम में भी देखेंगे तो एक कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री में है, आरपू बढ़ रहे हैं, एंड लीडिंग प्लेयर हैं, तो वो भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। रिटेल के अंदर भी काफी हद तक ग्रोथ कर रहे हैं। तो आप देखेंगे तो ये हर सेगमेंट में एक बड़ा ग्रोथ है। और दूसरा अगर आप मानो तो एक ऑप्शन वैल्यू जो है, जो मुकेश अंबानी जी ने अपने एजीएम में कही थी कि वो हाइड्रोजन पे एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जो टेलीकॉम में उन्होंने 7-8 साल पहले कही थी, वो आज एक हाइड्रोजन लेके उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट लिया है। अगर वो होता है, जो एक ग्लोबल स्केल पे बनाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हो सकता है इंडिया एक एनर्जी एक्सपोर्टर बन जाए, ये बहुत बड़ी बात है कंपनी के लिए भी और देश के लिए। अगर वो हो जाती है तो रिलायंस की शायद काया पलट यहाँ से और भी हो सकती है। पर ये सब हमको देखते रहना पड़ेगा कैसे पैन आउट होती है। पर जनरली स्पीकिंग आई थिंक रिलायंस एक काफी अच्छे स्वीट स्पॉट में है, और अगर इनकी रिस्ट्रक्चरिंग की जो बात आती रहती है कंपनियों को डीमर्जर करने की, वो आएगी तो एक दूसरी बड़ी वैल्यू अनलॉक की सिचुएशन बन सकती है। ये जो क्रूड सेंसिटिव कंपनीज हैं, इस पे आपका स्टांस क्या है? आप इन पे अब बुलिश हो या फिर अभी भी उतने ही कॉशियस हो कि स्विंग बड़े बड़े आएंगे अभी भी? सॉरी, आप किसके ऊपर पूछ रहे हैं? मैं क्रूड सेंसिटिव कंपनीज की पूछ रहा हूँ, जैसे पेंट इंडस्ट्रीज है जिनका 60% मार्जिन जो रॉ मटेरियल है वो क्रूड है, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज है, पेट्रोकेमिकल्स वाली कंपनियां हैं, ये सारे सेगमेंट्स को क्योंकि क्रूड रिलेटेड है, आप इस पे अपना स्टांस कर रखते हैं, बुलिश, बेरिश या फिर एक्सट्रीम वोलेटिलिटी? देखिए, ये थोड़ा कॉम्प्रोमाइज रहेगा करंट सिचुएशन में, क्योंकि सबको एक कितनी भी अच्छी कंपनियां पास ऑन होने में थोड़ा तो समय लगता ही है। तो ये क्लियरली डिपेंड करता है कि कंपनी की पास ऑन करने की एबिलिटी कितनी है, और दूसरा ये सस्टेनेबिलिटी ऑफ क्रूड प्राइस कितनी है। तो शॉर्ट टर्म में हमने देखा है कि उसके काफी इम्पैक्ट आ चुके हैं, और क्रूड का इम्पैक्ट तो आप सब पे ही होगा, क्योंकि आप देखेंगे तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को देखेंगे तो सीमेंट पे भी होता है, कंज्यूमर कंपनीज पे होता है, तो क्रूड का इम्पैक्ट तो हर जगह पे होता है। तो ये एक जनरल चिंता का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये अगर सस्टेन हो जाता है, अगर $100 न्यू नॉर्मल हो जाता है, तो हमको यूज टू होना पड़ेगा कि ये इस पे इसके प्राइस पे करें, और तो एक साल एलिवेटेड इन्फ्लेशन दिखेगी, फिर अगले साल हाई बेस होने की वजह से उसका इम्पैक्ट अपने आप कम हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये 12 महीने तक सब कंपनियों में थोड़ा उतार चढ़ाव चल सकता है, थोड़ी अनिश्चितता बनी रह सकती है, बट इवेंचुअली जो है ये आ जाएंगे। सारी कंपनीज जो है वो पास ऑन करने की एबिलिटीज रखती है, स्पेशली कंज्यूमर स्पेस में। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। अब तो ये इन सेक्टर और स्पेस पर जरूर हमारी नजर रहेगी। विकास, जो आपने आज हमसे डिस्कस किया, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, और इन सभी मैटर पर हमारे व्यूअर तक अपनी राय पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।